नेताओं की बात नहीं करते, विधायक आने के लिए इच्छुक बैठे हुए। और मैं तो यही कहूंगा उनसे कि अपने घर को संभालो यारो, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। और राहुल गांधी जी को इतनी कहूंगा कि सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। लाखों हिंदू काट दिए कश्मीर में, तब संविधान पे खतरा इनको नहीं दिखा। कांग्रेस आपको नक्शे पे दिखाई नहीं देगी, पत्ते की तरह उड़ती दिखाई देगी बिहार चुनाव। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि ये आया राम गया राम है, इनके भ्रष्टाचार के मामले। सिंधिया जी की नाराजगी थी। वास्तविकता तो ये है कि जिस दिन कमलनाथ की सरकार बनी उसी दिन इसकी पटकथा लिख गई थी गिरने की। जैसे कहते हैं कि चेहरा किसी और का दिखाया, शादी किसी बुजुर्ग से कर दी गई। कहते थे कि इस सरकार को गिराओ, हमको प्रोत्साहित करते थे। इन पर सरकार संभल ही नहीं रही थी। मैं एक जुमला हमेशा बोलता रहता हूँ, बुढ़ापे में 70 रूपी बच्चा पैदा हुआ कांग्रेस का, दोनों बुजुर्गों ने चूम चूम के ही मार डाला उसको। मैं मानता हूँ जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। नमस्कार, मैं मृगेंद्र सिंह। हमारी खास पेशकश में आज हमारे बीच उपस्थित है मेहमान जो अपने किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं हैं। वो हैं भाजपा के दिग्गज नेता, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। आज नरोत्तम मिश्रा जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है और हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा, कांग्रेस की राजनीति में क्या हो रहा, आखिर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में किस तरह और कमज़ोर किया जाए। क्योंकि आपके जानकारी में होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान नरोत्तम मिश्रा जी को जो प्रभारी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी में लोगों को लाने के लिए कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों से, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें आई। हालांकि सबका योगदान है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मेहनत की उसी का परिणाम आज सबके सामने है। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि अब आगे मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का भविष्य क्या है। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे बीच पधारे। भाई, ये इस समय जो चल रहा है, आप देखिए कांग्रेस में जो विवाद की स्थिति बन रही है, मैं मध्य प्रदेश से शुरुआत करता हूँ इसको। आप देखिए कुछ दिन पहले कमलेश्वर पटेल जो CWC कांग्रेस की बहुत बड़ी दल माना जाता है, बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है। CWC का सदस्य होना एक गौरव की बात होती है, और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जैसे सदस्य रहते हैं, उसमें कमलेश्वर पटेल को शामिल किया गया था। और उन्होंने जिस तरह से प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी के बारे में टिप्पणी की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बारे में की, उसके संबंध में आपका क्या कहना है। साथ ही ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में क्या ठीक नहीं चल रहा। मैं बताऊं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह का जन्मदिन था, वहाँ भाजपा के दिग्गज नेता भी गए उनको जन्मदिन की बधाई देने। लेकिन जो कांग्रेस के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के हरीश चौधरी, उनके बंगले से पैदल मुश्किल से 4 मिनट का रास्ता है, वहाँ जाना उचित नहीं समझा। इसको आप कैसा देखते हैं? कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो व्यक्ति पद पे आ जाता है वो लोगों कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की जगह काटना शुरू करता है। कमलेश्वर पटेल जी काफ़ी सीनियर हैं, मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने इस विषय को उठाया है। समय समय पे विषय उठते भी रहे। अब माननीय अजय सिंह जी का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, और पारिवारिक बैकग्राउंड को छोड़ भी दें तो वर्तमान विधायक हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और विधानसभा का वर्षों का अनुभव है। 25-30 साल का जो व्यक्ति अनुभव लिए बैठा हो और उनके यहाँ कटसी बातचीत भी न हो, जाने की दिक्कत भी नहीं करें आदरणीय हरीश जी, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में कांग्रेस में फिर भगदड़ के हालात होंगे और रसातल की ओर जाएगी। ये डूबने वाली नाव है, अब इसमें कोई बैठना चाहेगा नहीं, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कांग्रेस को। जिस तरह से चल रहा है, चाहे कमलेश्वर पटेल का बयान हो या अजय सिंह कहना जाना, क्या आप देख रहे हैं कि कांग्रेस एक और फूट की ओर जा रही है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस से कुछ और दिग्गज नेता इधर उधर जा सकते हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो अभी पर्याप्त स्थान ऐसा है नहीं, खाली। लेकिन ये सच है कि जगह जगह से टूटन और दरारें कांग्रेस में स्पष्ट दिख रही हैं। जरा सा कोई हाथ लगाएगा इतने में बिखर जाएगी कांग्रेस। चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करना नहीं चाहती है, इसलिए ही बची हुई है। जिस दिन कर देगी उस दिन बिखर जाएगी। तो क्या चूँकि लोकसभा चुनाव के समय आपने
लाखों लोगों को शामिल कराया था पार्टी में। अभी भी आप से लोग संपर्क में हैं कि मैं भी निश्चित आपकी रूप से पार्टी अभी में भी आना चाहता संपर्क हूं? में। मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा, नेता संपर्क में। नेताओं की बात नहीं करते, विधायक आने के लिए इच्छुक बैठे हुए। और इसलिए ये अपने घर को संभालना चाहिए कांग्रेस को, हमारे घर की तरफ देखना। और मैं तो यही कहूँगा उनसे कि अपने घर को संभालो यारो, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। ये इस समय जो सबसे ज़्यादा आप देखिए हो रहा है देश भर में, जीएसटी कम हुई, उसको लेकर हम जानना ही चाहते हैं आपकी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे फ़ायदा किसानों को हो रहा है। जिस तरह जीएसटी कम हुई, चाहे ट्रैक्टर के दाम करें या और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जितने सबके दाम कम हुए, इसको आप कैसा देखते हैं? क्या लगता है कि खेती और बेहतर होगी, मध्य प्रदेश में उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय बढ़ेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सर्वहारा वर्ग की चिंता की है, किसान ही नहीं, गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की, महिलाओं के सम्मान की, ये सारी चिंता है माननीय मोदी जी के इस जीएसटी में आपको दिखती होंगी। आज किसान के ट्रैक्टर पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की छूट हो जाए ना। छोटी सी मोटरसाइकिल या जो इलेक्ट्रिक वाहन आ गए उन पर भी 10-10 हज़ार रुपया व्यक्ति का, गरीब का बच रहा है। माता बहनों की रोज की रसोई के सामान पर बहुत बड़ी राहत हुई है। दूध, चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों पर भी इसका असर आया है। और इसलिए मैंने कहा कि सर्वहारा वर्ग की चिंता, सभी वर्गों की चिंता करके और कांग्रेस इसके बावजूद भी एक ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो विपक्ष है ना, सिर्फ आलोचना करने के लिए राजनीति कर रहा है। एक भी किसी काम की आज तक तारीफ नहीं की। ऐसा क्यों है पता नहीं है। अरे भाई, आप विपक्ष हो तो 100 में से 80 काम की आलोचना कर दो, पर 20 जो अच्छे हों, 10 जो अच्छे हों, 2 जो अच्छे हों। अरे एक तो अच्छा किया होगा, और एक भी अच्छा नहीं किया तो हम लगातार जीत कैसे रहे? आप लगातार हार क्यों रहे? इस विषय पर आत्मालोचन ये करने की कांग्रेस में लगभग परंपरा समाप्त हो गई है। और मैं तो राहुल गांधी जी को इतनी कहूँगा कि सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आईने पे लगाना फिजूल है। राहुल गांधी का कहना है संविधान खतरे में है, जगह जगह वो वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि सच बोल रहे हैं या अपने पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं? संविधान में कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ गांधी नेहरू परिवार पे है, जो सो कॉल्ड गांधी है, उनको खतरा है। ये वो लोग जो वास्तव में देश को खतरे में रख के, जिनने भ्रष्टाचार को चरम पे लेके आए, उन लोगों को खतरा है। संविधान को कोई खतरा नहीं है। और आप सोचो, जब लाखों हिंदू काट दिए गए कश्मीर में, तब संविधान पे खतरा इनको नहीं दिखा। जब सिख दंगों में 1984 के में हजारों सिखों की बलि इन्होंने ली, तब संविधान पे खतरा नहीं था। आज जब पिछले 12 साल में हजारों आतंकवादी मर गए, तब इनको संविधान पे खतरा नजर आ रहा है। इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, वक्फ बोर्ड बना के उसको अधिकार दे के ये इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे मुस्लिम विश्वविद्यालय बना के, तब इनको संविधान खतरे में नहीं लाया। लेकिन मोदी जी ने अगर 370 हटाई तो संविधान खतरे में नजर आया, सीए लेके आए तो संविधान खतरे में आ गया। जितने अच्छे काम हैं उसकी आलोचना करना, मैं समझता हूं आदरणीय मगेंद्र सिंह जी, ये ठीक नहीं है। आप आलोचना किस हद तक कर रहे हो, जिसमें देश का सब सेना की आलोचना कर देते हो। आप केस हार जाओ तो न्यायालय की आलोचना करते हो। आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना कर देते हो। आप चुनाव आयोग की आलोचना कर देते हो। आप और तो और वैक्सीन कोरोना की बन के अगर विश्व में भारत का नाम हुआ तो आपने वैक्सीन भाजपा की है ऐसा करके वैक्सीन की आलोचना कर दी। आखिर कोई तो एक स्तर होना चाहिए आलोचना का। जैसे आपने वोट चोरी वाली बात की, आप ही के सवाल का जवाब दो। अब पहले ये तय करो कि ईवीएम हैक का पहले कहा था तो वो आपने झूठ कहा था क्या, अगर अभी वोट चोरी कह रहे हो तो? और अगर ईवीएम हैक भाजपा करती है तो फिर वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? ये इन दोनों सवालों का मेल नहीं खाता। आप तो देखो, आप
चौकीदार चोर है से शुरू करो, राफेल की बात से शुरू करो। लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी है इनको कोर्ट में जाके, लेकिन उसके बाद हर बार स्टैंड बदलते चले गए। क्यों? क्योंकि इनकी बात में सच्चाई नहीं होती है। आज भी वो सिर्फ रोहिंग्याओं के वोट नहीं कट जाए, बांग्लादेशियों के वोट नहीं कट जाए, उनका मूल मुद्दा वो है जो विदेश से आके इस देश। बात शुरू करी कर्नाटक की, कर्नाटक से। कर्नाटक में भी उस सीट से बात शुरू की जहां 90% से अधिक हिंदू हैं, और पदयात्रा कहाँ की बिहार की। बिहार की भी वहाँ की जहाँ पर रोहिंग्याओं का अधिकतर, जहाँ पर बांग्लादेशी आके बसे हुए। तो ये देश समझता है इन सब बातों को। एक पक्ष है। मैं आपका ध्यान आदरणीय मगेंद्र सिंह जी इस बात पे भी करूँगा कि जब भी देशों के ऊपर कभी बाहरी कोई चीज़ मंडराती है, तब अपने देश में अशांति पैदा करने की कोशिश ये करते हैं। जैसे आप चले जाएं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर जैसे ही चीन के भारत के नज़दीक मैडम आई प्रधानमंत्री, तो बांग्लादेश में गृह युद्ध हो गया। म्यांमार के अंदर गृह युद्ध हुआ, ऐसे ही हुआ। श्रीलंका में हुआ, ऐसे ही हुआ। और अभी नेपाल में हुआ, तो आप देख लें ऐसे ही हुआ। जैसे ही हमारी जीएसटी से 25 से 50 बढ़ा के अमेरिका ने की, यहाँ पर बोर्ड चोरी के लिए पूरे देश में अशांति की कोशिश की गई। ये पहली बार नहीं की गई अशांति की। आप थोड़ा सा पीछे किसान आंदोलन पे जाओ, उसके पीछे आप शाहीन बाग पे चले जाओ। शाहीन बाग के पीछे भी आप जाओगे तो लगातार आपको इस तरह की कोशिश देश में दंग। और अब तो उनने खुद ने कह दी JNZ के लिए, राहुल गांधी ने JNZ की तरह। अब ये क्या परिस्थिति है? ये सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए ये इस तरह से देश को अशांति पैदा करना चाहते हैं राहुल जी, और कुछ भी नहीं है। आज आप देख सकते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना भारत, और तीसरी ताकत बनने जा रहा है। ये सबको दिखाई दे रहा है। आज देश का कायाकल्प होता दिख रहा है। अन्यथा यही कांग्रेस की सरकार थी, यही राहुल गांधी थे, यही सोनिया गांधी थी, जब आधा दर्जन मंत्री तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में बंद थे। तो आप ये क्या मानते हैं कि जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा की कि उनकी जो नीतियां, जिसके कारण अमेरिका जैसा देश आज अगर भारत के सामने सरेंडर कर रहा है, नतमस्तक हो रहा है, तो क्या मानते हैं उनकी नीतियों का? मैं मानता हूँ भारतवासियों के देश के वोट की ताकत, जिसको राहुल गांधी जी वोट चोरी बोल रहे हैं, वो वोट जब कांग्रेस को गया तो आतंकवादी दिल्ली में घुस के आ गए, बंबई में घुस के आ गए, अक्षरधाम पे आ गए। और यही वोट जब मोदी जी को गया तो पाकिस्तान में घुस के मारा 100 किलोमीटर अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये वोट की ताकत होती है। ये वोट की ताकत ही है आपके कि जब कभी हमें पाकिस्तान घुड़की देता था, आज अमेरिका की धमकी को भी हमारे पूरे देश के लोग मजाक में लेते हैं। ये वोट की ताकत होती है। अगर व्यक्ति का, इंसान का वोट सही जगह जाता है तो आप देश की ताकत को पहचानो। आज विश्व के अंदर एक शक्तिशाली नेताओं में मोदी जी की गिनती होती है और शक्तिशाली देशों में भारत की गिनती होती है। ये भारतवासियों के वोट का कमाल है कि उन्होंने सक्षम नेतृत्व सबल हाथों में माननीय मोदी जी जैसे व्यक्ति को दिया। आपने बिहार चुनाव की बात की, क्या लगता है, आपने देखा, पता किया हो बिहार चुनाव आप कैसे दिख रहे हैं? क्या कहीं आपके कांग्रेस कहीं दिख रही क्या लड़ाई में आपको? देखिए, कांग्रेस तो वहाँ कहीं भी नहीं है। कांग्रेस तो देश में कहीं भी नहीं है। आप जितने चुनाव हुए हैं लोकसभा के बाद, लोकसभा में भी संविधान का इन्होंने जो भ्रम फैलाया था, उसके कारण से महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, इसमें इनको थोड़ा बहुत लाभ मिल गया। लेकिन जैसे ही देश की जनता ने समझा ये संविधान की किताब हाथ में लेके, एक पवित्र ग्रंथ जैसी चीज़ को हाथ में लेके उसका अपमान कर रहे हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसको संविधान जैसी किताब का एक चोचले जैसी चीज़ उन्होंने बना दी हर बार उठा उठा के। अब लोगों को समझ में आया। तो उसके बाद के जितने उपचुनाव हुए और जितने आम चुनाव हुए, जिस महाराष्ट्र में इनको लोकसभा में अच्छी सीटें मिली थी, वही महाराष्ट्र में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। जिस हरियाणा में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी लोकसभा में, वही विधानसभा चुनाव बाद में हुए तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, वहाँ सरकार नहीं बन पाई है। अब जहाँ जहाँ चुनाव, उपचुनाव भी हुए, कांग्रेस कहीं नहीं टिकी है और वही कमोबेश स्थिति अब बिहार की रहने वाली है।
कांग्रेस आपको नक्शे पे दिखाई नहीं देगी, पत्ते की तरह उड़ती दिखाई देगी बिहार चुनाव। ये केंद्र सरकार या मोदी जी ये कानून लेकर आए हैं कि 100 दिन अगर जेल में कोई रहता है तो पद छोड़ना पड़ेगा, इस तरह के FIR होने के बाद। तो आपको लगता है कि राजनीति में शुचिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए किया गया है या विपक्ष को दबाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है? कांग्रेस का विरोध करना लाजिम है, क्योंकि राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राबर्ट वाड्रा जी, सभी तो जमानत पे, सभी जमानत पे। और ऐसा नहीं है कि ये केस हमारे समय में रजिस्टर्ड हुए, मोदी जी के समय में रजिस्टर्ड हुए। ये सारे के सारे केस अलग अलग समय पे, अब ए राजा पे केस हुआ कि हमारी सरकार थोड़ी थी, चिदम्बरम पे केस रजिस्टर हुआ, हमारी सरकार थोड़ी थी, हमारी सरकारें नहीं थी तब। लालू यादव पे चारा घोटाले का केस हुआ, हमारी सरकार थोड़ी थी उस समय। इन लोगों पे सब पे केस रजिस्टर्ड हुए, तब कहीं ना कहीं इनकी और दूसरों की सरकारें थी। हमारे नाम पे तो वैसे ही पर्ची फाड़ रहे हैं। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि ये आया राम गया राम है, इनके भ्रष्टाचार के मामले। अब इनको दिक्कत तो होगी, जब जमानतों पर पूरा का पूरा परिवार चल रहा है। लेकिन माननीय मोदी जी देश के अंदर, राजनीति के अंदर एक परिवर्तन के संदेशवाहक हैं और स्वच्छता लाने के लिए प्रयासरत हैं। एक कमलनाथ जी की सरकार जब गिरी थी, आपने बहुत नज़दीक से देखा है पूरे घटनाक्रम को, कैसे सरकार गिर रही, कैसे क्या क्या सब चीज़ें आपने किया, उसमें आपका काफ़ी योगदान भी रहा। तो लेकिन उसके बाद जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी का बयान आया कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कमलनाथ के कारण सरकार गिरी। आप क्या मानते हैं, सरकार क्यों गिरी? दोनों ही कह रहे हैं एक दूसरे के लिए। कब दिग्विजय सिंह जी आदरणीय कह रहे हैं कि कमलनाथ की वजह से, और कमलनाथ जी कह रहे हैं दिग्विजय सिंह से नाराज़गी थी, सिंधिया जी की नाराज़गी थी। वास्तविकता तो ये है आदरणीय कि जिस दिन इसकी कमलनाथ की सरकार बनी, उसी दिन इसकी पटकथा लिख गई थी गिरने की। जिस तरह से इन्हें पहली बार की और अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को मंत्री बनाया गया, और 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार के विधायक बाहर खड़े रह गए कि राज्य मंत्री की जगह सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। नाराज़गी तो उसी दिन से बढ़ गई थी। एक दूसरा, माननीय सिंधिया जी का चेहरा दिखा के वोट मांगे गए, और सिंधिया जी खुद ही बाहर हो गए थे। सिंधिया जी का कोई योगदान नहीं, उनको मुख्यमंत्री बना के दिखाया। जैसे कहते हैं कि चेहरा किसी और का दिखाया, शादी किसी बुजुर्ग से कर दी गई हो, यही थी। और पहले दिन से चीफ सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह जी के बने, दूसरे अधिकारी दिग्विजय सिंह के, तो कमलनाथ जी को पता ही नहीं चलता था, ट्रांसफर और पोस्टिंगें हो जाती थी। कमलनाथ जी का विधायकों के प्रति जो रवैया था चलो चलो वाला, उसमें विधायकों में नाराज़गी बढ़ती चली गई। इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कि हमारे संपर्क में विधायक आते थे, कहते थे कि इस सरकार को गिराओ, हमको प्रोत्साहित करते थे, लेकिन इन पर सरकार संभल ही नहीं रही थी। मैं एक जुमला हमेशा बोलता रहता हूँ कि बुढ़ापे में सत्ता रूपी बच्चा पैदा हुआ कांग्रेस का, दोनों बुजुर्गों ने चूम चूम के ही मार डाला उसको। आप क्योंकि बहुत एक्टिव लीडर हैं, आप 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे या तो जनता के बीच रहते हैं, मीटिंग या और करके, तो आप चूँकि आजकल आपके पास कोई बड़ा दायित्व नहीं, तो आपका समय कैसे कटता, कैसे निकालते हैं आप इसको? नहीं, मिलने जुलने में आज भी आपकी कृपा से पार्टी के कार्यकर्ता तो हूँ ही, तो पार्टी जो काम देती है पहला प्राथमिकता उसको देता हूँ। जैसे आपने अभी उल्लेख किया, ज्वाइनिंग कमेटी का संयोजक बनाया था प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव आया तो वहाँ भेज दिया गया, उसके बाद में फिर मुझे दिल्ली चुनाव आया तो दिल्ली चुनाव में भेज दिया। अभी भी पार्टी जो काम देगी वो सर माथे पे, और उसके बाद में मिलना जुलना। और अभी मेरा एक परिवार ने पिछले 15-20 साल में मेहनत करके एक नया बनाया है नवग्रह पीठ के नाम से। ये नवग्रह पीठ का 11 फरवरी से 20 फरवरी तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो उसमें अपना समय देने की कोशिश करता हूँ। बड़े बड़े संत महंतों इनसे संपर्क करके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है इसमें, और 11 तारीख से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की उसमें कथा है, और उसके बाद में आखिरी में 17, 18, 19, 20 पूज्य बागेश्वर धाम जी की कथा है। तो इन कथाओं के माध्यम से और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से जो होता है उस कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ। आप आजकल फुर्सत के समय क्या करते हैं? कोई किताब पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स? अध्ययन करना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो अध्ययन कर लेता हूँ। राजनीति की ज़िंदगी तनाव और दौड़ भाग भरी होती है, लोग दौड़ते रहते हैं पद मिल जाए। ऐसे समय देश के किस नेता को आप मानते हैं कि वो ऐसा नेता है जो कि केवल दौड़ता भागता रहता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, अब पार्टी उस पर भरोसा कर रही है? हमारे यहाँ तो अधिकांश
नेता ऐसे हैं, संगठन मंत्री जितने भी हैं, कोई पद की लालसा में रहते ही नहीं है, वो पार्टी के काम में ही रहते हैं। कांग्रेस जैसा कल्चर भाजपा में है ही नहीं। हम सब लोग पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। हमारा मानना भी होता है कि देश और विचार में से अगर किसी एक को चुनना चाहिए तो देश को चुन लेना चाहिए, और विचार और पार्टी में अगर किसी को पहले चुनना है तो विचार को चुनना चाहिए, और पार्टी और कार्यकर्ता में किसी नेता में किसी एक को चुनना है तो पार्टी को चुनना चाहिए, नेता और कार्यकर्ता में किसी को चुनना है तो कार्यकर्ता को चुन लेना चाहिए। ये हम लोगों का सोच है, और इसलिए हम लोग विचार के लिए काम करते हैं। आप इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी व्यस्तता में परिवार के लिए कैसा कितना समय निकाल पाते हैं, और कैसे परिवार आपका सर्वाइव भी कर रहा और आप उनको समय दे पाते हैं? नहीं, परिवार के साथ तो हम प्रतिदिन भोजन ही एक साथ बैठ के करते हैं, परिवार के लोग। और जब डबरा में होता हूँ, दतिया में होता हूँ, तो डबरा में भी इसी तरह परिवार के साथ बैठ के, रोज़ सुबह हम परिवार के साथ ही बैठते हैं। अंतिम सवाल कि आप इतना फिट रहने के लिए क्या करते हैं? आपको देखता रहता हूँ, बाकी टहलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। घूमना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर दवाएं चलेंगी। चलना तय है, अब किसे चलाना है ये आपके ऊपर है। दूसरा, थोड़ा मस्ती का स्वभाव है। मैं मानता हूँ जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ज़बरदस्ती जिंदा है। पब्लिक वाणी के माध्यम से आप प्रदेश की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये पब्लिक वाणी जिस तरह से आम आवाम की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाने का और सत्ता की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो काम कर रही है, उसके लिए बहुत साधुवाद पब्लिक वाणी को, और पीताम्बरा माई से प्रार्थना कि इसी तरह वो जन भावनाओं का नेतृत्व करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए और समय दिया।